हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का पहला चैप्टर और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जल्दी से जुड़ जाइए आज के इस वीडियो में। और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल और आपके भी प्यारे से चैनल कॉन्सेप्ट फिजिक्स बाय मयंक पांडे पे। और आज के दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्लास 12th का है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में आज हम चार्ज को पूरी तरीके से खत्म करेंगे और चार्ज क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा क्या होता है, सबसे पहली बात समझिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब इसका देखिए, इलेक्ट्रो से मतलब हुआ चार्ज का और स्टैटिक से मतलब हुआ क्या, रेस्ट का। यानी चार्ज जब आपका रेस्ट पर है, जब कोई भी चार्ज आपका रेस्ट पर है तब वो किन टाइप की प्रॉपर्टीज को शो करता है, वो किन टाइप की प्रॉपर्टीज को शो करता है, किस तरीके का फोर्स अप्लाई करता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, या फिर किसी भी चीज को किस तरीके से चार्ज पार्टिकल की तरह ट्रीट करता है। सारी प्रॉपर्टीज की स्टडी, यानी चार्ज जब रेस्ट पे है तो उस पोजीशन पे रहने पर उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सभी चीजों की स्टडी हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ physics which deals with properties of charge at rest position, properties of charge at rest position। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये आ जाती है, भैया चार्ज क्या होता है। सर ये बता दीजिए, व्हाट इज चार्ज, चार्ज कहते किसको हैं। तो बेटा देखो, चार्ज क्या होता है, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहाँ से आया, क्यों आया, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, हमारा प्रॉपर्टी होगी, आपकी प्रॉपर्टी होगी कि हमें चाय ज़्यादा पसंद है, आपको कुछ और पसंद है, इसी तरीके से मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है क्या 11th क्लास में, मास। मास क्यों है, कैसे है, मुझे नहीं पता, बस है, ठीक है, या किसी को नहीं पता। चार्ज भी क्या है, चार्ज भी एक टाइप की प्रॉपर्टी है, कैसे है, क्यों है, कहाँ है, ये मुझे नहीं पता, ना आपको पता है ना किसी और को पता है, बस है। तो चार्ज कैसे है, यहाँ पे बात समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि ग्रीक में 1600 BC के अराउंड क्या है कि एक घटना देखने को मिली कि किसी चीज को रब किया और वो क्या करने लगा, किसी पार्टिकल को या किसी कागज के पीसेस को अट्रैक्ट किया। अरे बचपन में बहुत खेल खेला है, जादू जादू करके आप लोग ने क्या किया है, ऐसे बालों में घिसा है और घिस करके ऐसे उठाया है, कागज का पीस उठ गया। तो आप क्या कहते थे, देखो जादू दिखा रहा हूं, तो जादू नहीं था बेटा, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। वो जादू नहीं था। बचपन में तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े नहीं थे, नहीं तो आपको पता चल जाता, तो आपके दोस्तों को भी पता चल जाता कि बेवकूफ बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज एक टाइप की क्या होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। अब कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, मुझे नहीं पता, ना किसी को पता है। सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो चार्ज होता है वो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब वो समझ रहे हैं, जो 11th क्लास में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें आपने ये देखा था कि भैया एक आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड आपका क्या होता है, कुछ शेल्स होते हैं, कुछ शेल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन, यहाँ पर न्यूट्रॉन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। आठ हो गए हैं मेरे हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अरेंज होते हैं एटम के अंदर। तो एटम के अंदर ये दो पार्टिकल पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है प्रोटॉन और एक पाया जाता है क्या,
इलेक्ट्रॉन। इन्हें क्या बोला जाता है बेटा? इन्हें बोला जाता है फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स। फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स। अब फंडामेंटल क्यों बोला जाता है बेटा? फंडामेंटल बोलने का रीजन इसलिए है क्योंकि फंडामेंटल का मतलब होता है कि शुरुआत कहां से हुई, स्टार्टिंग कहां से हुई। स्टार्टिंग का मतलब होता है बेटा फंडामेंटल। तो फंडामेंटल पार्टिकल इनका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल इनका नाम इसलिए दिया गया कि शुरुआत किसी भी मैटर का यहीं से हुआ है। शुरुआत का मतलब मैटर का स्टार्टिंग। अरे भाई कोई भी एटम है, कोई भी चीज है, कहाँ से मिलकर के बनी है? एटम से मिलकर के बनी है। एटम से मिलकर के बनने के बाद क्या हुआ है? एटम से मिलकर के बनने के बाद आपका क्या हुआ है? एटम से मिलने के बाद आपका कौन मैसेज भेज रहा है यार? डिस्टर्बिंग एलिमेंट, सॉरी बेटा। ठीक है, तो कोई भी मैटर हो वो छोटे छोटे किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से मिलकर के बना हुआ है। एटम से मिलने के बाद क्या हुआ कि एटम, पहले तो डाल्टन ने कहा कि भैया ये सबसे छोटा पार्टिकल है, स्टार्टिंग यहीं से हुई है। लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, तो ये कंसीडर किया गया, ये कहा गया कि डाल्टन की जो थ्योरी थी एटॉमिसिटी की वो गलत थी। जो एटम का फॉर्मेशन है वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से हुई है, मतलब इससे भी छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो इन द सेंस कोई भी मैटर, हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज है, वो किससे मिलकर के बनी है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है। तो जिन चीजों से मिलकर के कोई भी चीज बनती है उसे हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, स्टार्टिंग जहां से होती है। तो ये आपका क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अब सॉरी, फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब जैसे होता क्या है, जैसे आपको घर बनाना है, तो घर बनाने में जो सबसे बेसिक चीज का इस्तेमाल आप क्या करते हैं? ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं, यानी ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। ईंटें कहाँ से बनाए जाते हैं? मिट्टी के एक छोटा सा पार्टिकल ले लीजिए, उसको जोड़ करके ईंटें बनाए जाते हैं, ईंटों से जोड़ करके दीवारें बनाई जाती हैं, दीवारों को जोड़ करके कमरे बनते हैं, कमरों को जोड़ करके घर बनता है। अब यहाँ पर क्या है, इसी तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिल करके क्या बनता है? एटम बनता है। एटम से मिल करके आपका क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल से मिल करके क्या बनता है? मॉलिक्यूल, ढेर सारे मॉलिक्यूल जब इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? कंपाउंड बन जाता है। और वही कंपाउंड क्या कहलाता है आपका? मैटर कहलाता है। इसी कंपाउंड को ही तो क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। या फिर मॉलिक्यूल्स का जहां पर क्या होगा? बल्क होगा। तो स्टार्टिंग कहां से हुई? स्टार्टिंग हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो जिन पार्टिकल से आपके मैटर का स्टार्टिंग हुआ है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स के पास देखो कुछ चीजें देखने को मिली, जैसे इन दोनों के पास क्या था? मास था। तो मास क्या है? मास को एक तरीके का क्या कह दिया गया भैया? इनके पास जो जो गुण हैं, जो जो प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें हम लोग फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कह दिए। अब प्रॉपर्टी किसी के अंदर क्यों है ये नहीं कहा जा सकता ना। आपको अगर चाय पीना पसंद है तो क्यों है, ये इसका कोई रीजन नहीं हो सकता। यदि आपको जो है क्या कहते हैं, पढ़ना पसंद है तो क्यों है, इसका कोई रीजन नहीं हो सकता। तो रीजन का मतलब, अगर किसी फंडामेंटल पार्टिकल के ऊपर कोई प्रॉपर्टी पाई जा रही है तो उसका रीजन या कारण हम लोगों को नहीं पता है कि क्यों होती, बस हाँ होती है ये पता है। तो इनके ऊपर क्या है? एक प्रॉपर्टी पाई गई मास, और दूसरी प्रॉपर्टी पाई गई क्या? चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पाई गई? चार्ज। तो एक प्रॉपर्टी इसकी क्या हुई? मास हुई, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई? चार्ज हुई। तो मास और चार्ज दो इसके ऊपर क्या पाए गए? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पाई गई। अब बात करते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये जो चार्ज है, चार्ज को आप मेजर भी कर सकते हैं, इसलिए इसको आप नाम दे सकते हैं दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। ये एक टाइप की क्या है? फिजिकल क्वांटिटी भी है। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है COULOMB, कूलम। क्या होती है? कूलम। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम। तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड तो ये है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी यूनिट है। तो चार्ज एक तरीके की प्रॉपर्टी भी है और एक तरीके की आप कह सकते हो फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि जिन क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कह सकते हैं।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है। इसी तरीके से प्रोटॉन के ऊपर अगर चार्ज देखा जाए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज इसके ऊपर भी पाया जाता है। लेकिन होता क्या है, यदि हम दो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के पास ले आए तो ये दोनों रिपेल करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को ले आए तो ये दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन 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 प्रोटॉन, तो इसका मतलब अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर दो प्रोटॉन को ले आया तो ये भी क्या करेंगे बेटा, ये भी रिपेल करेंगे। तो ये दोनों रिपेल करने का मतलब ये हो गया कि भैया जब सेम काइंड के पार्टिकल एक दूसरे के पास ले आ रहे हैं तो ये रिपेल कर रहे हैं, और अपोजिट यानी अलग अलग पार्टिकल ले आ रहे हैं तो ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो चार्ज है, चार्ज मेनली दो टाइप का होता है। चार्ज आर ऑफ मेनली टू टाइप। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वही दूसरे इलेक्ट्रॉन पर भी होगा, और जब पास में ले आए तो रिपेल किया। प्रोटॉन पर जिस टाइप का चार्ज है वैसा ही चार्ज दूसरे प्रोटॉन पे भी होगा, जब पास में ले आए तो रिपेल कर दिए। एक इलेक्ट्रॉन पर और एक प्रोटॉन पर जो चार्ज है जब उसको पास ले आए तो अट्रैक्ट कर देते। इसका मतलब हमें पता चला कि यार चार्ज जो है ना मेनली दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के होने का मतलब ये हो गया कि एक टाइप का चार्ज, जो जिस टाइप का चार्ज प्रोटॉन पे है उस टाइप का चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन पर किसी अलग प्रकार का चार्ज है, किसी अलग टाइप का चार्ज है। तो हमने कंसीडर कर लिया P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव। एक चार्ज को नाम दे दिया कि भैया प्रोटॉन पर जिस टाइप का चार्ज है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर जो जिस टाइप का चार्ज है उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, निगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव इन नेचर का होगा, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो निगेटिव इन नेचर का होगा। इसी तरीके से एक और पार्टिकल आता है अल्फा पार्टिकल। इसका भी चार्ज क्या होता है, +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये प्रोटॉन का जस्ट डबल चार्ज कंसीडर करता है। उसके बाद एक बीटा पार्टिकल होता है। बीटा पार्टिकल में क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये बीटा पार्टिकल का चार्ज है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, इन सब का जो है क्या होता है, अलग अलग चार्ज होते हैं। अब आगे बात करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि चार्ज जो होता है उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टीज जो चार्ज की होती है वो होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यार पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में तो आप बेसिक ही पढ़ोगे ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज मेनली इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि चार्ज एक टाइप की क्या है, फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी है, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हो अगर आप इसको मेजर करने पे आ गए तो। चार्ज जो होता है वो पार्टिकल्स पर प्रेजेंट होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब पर प्रेजेंट होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होगा ना तो उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, नीदर बी क्रिएटेड, neither be created अरे neither be created nor be destroyed। नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यार एक मैटर लिया, उसके अंदर ढेर सारे एटम है, मान लेते हैं इसके अंदर 100 इलेक्ट्रॉन है और 100 प्रोटॉन है। अब हम चाहें कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर लें, प्रोड्यूस कर लें, या प्रोटॉन को चाहें हम डिस्ट्रॉय कर दें, तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ना तो हम इसके अंदर चार्ज को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, और ना ही हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है।
हाँ, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ये केवल एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर इसको क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है वन, ये ऑब्जेक्ट वन है, ये आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट टू है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके इसके पास भेजा जा सकता है। तो अब इसके पास 99 इलेक्ट्रॉन होंगे, 100 प्रोटॉन होंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जितने भी हुआ होगा उससे एक बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि 99 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन को बैलेंस आउट नहीं कर सकते, इसे 99 इलेक्ट्रॉन 99 प्रोटॉन को बैलेंस कर लेते हैं और एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी ये ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसके पूरे के ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाने लगता है। क्लियर है इतनी चीज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे ये मार्कर है, इसके अंदर अगर कोई भी चार्ज प्रेजेंट है तो ना उस चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, ना ही उस चार्ज को हम लोग क्या कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा। आगे चलते हैं, मजे लेके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, बड़ा अजीब सा नाम सुन लिया है, क्वांटाइजेशन, लग रहा है ना भारी भरकम, अमिताभ बच्चन की पिक्चरों की तरह। क्वांटाइजेशन, तो क्वांटाइजेशन क्या होता है बेटा, क्वांटाइजेशन जो होता है वो एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है जिसमें ये कहा गया कि व्हेन एवर द चार्ज शुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट देन इट विल ऑलवेज गोज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ देयर फंडामेंटल पार्टिकल्स। मतलब हमेशा क्या होगा, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से आपने चार्ज को दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया, तो भैया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, चार्ज तो ट्रांसफर होगा नहीं। कौन ट्रांसफर होगा, पार्टिकल ट्रांसफर होगा, क्योंकि चार्ज प्रेजेंट किस पे है, इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट है। तो अगर हमको चार्ज को ट्रांसफर करना है तो हमको इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो यार एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी जो भी जाएगा नेचुरल नंबर के टर्म में जाएगा। वैसा तो है नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दोगे, डेढ़ पौने दो, आधा पौना तीन, ऐसे इस टाइप के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर तो करोगे नहीं। तो जब भी कोई पार्टिकल अगर मूव करता है इस जगह से इस जगह, तो या तो वो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर के टर्म में ही तो जाएगा ना यार। ठीक है, आधा पौना डेढ़ ऐसा तो जाएगा नहीं। 1.5 आपने ट्रांसफर कर दिया, 2.5 ट्रांसफर कर दिया, 3.5 ट्रांसफर कर दिया, ऐसे तो आप ट्रांसफर कर नहीं पाओगे। अरे 2.5 इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर करोगे यार, 2.5 इलेक्ट्रॉन आप कैसे ट्रांसफर करेंगे, नहीं कर सकते। अरे करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे या तो 3 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। तो जब भी ट्रांसफर होगा चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो जो भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है उन पार्टिकल्स को ही हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह जब डिस्प्लेस करेंगे उस चार्ज को, पार्टिकल्स को, तो होगा क्या कि आपका चार्ज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। अब ऑटोमेटिकली जब चार्ज आपका ट्रांसफर हो जाएगा तो कभी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, कभी दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, कभी तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। इस तरीके से ट्रांसफर का सिस्टम चलता रहेगा। क्लियर है बेटा इतना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से हमने n इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, तो अगर पूछा जाए भैया टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, भैया जितने पार्टिकल हमने ट्रांसफर किए उतना, प्लस चार्ज ऑन वन पार्टिकल इंटू चार्ज ऑन वन पार्टिकल, चार्ज ऑन वन पार्टिकल, एक पार्टिकल पर कितना चार्ज लगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू चार्ज ऑन वन पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल हमने n माना है और चार्ज ऑन वन पार्टिकल e है, तो टोटल चार्ज इक्वल्स टू क्या हो गया, q इक्वल्स टू NE हो गया। क्या हो गया बेटा, टोटल चार्ज इक्वल्स टू q इंटू NE हो गया। क्लियर है इतनी चीज।
एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ वी want to transfer 1 coulomb of charge, then how many electron we have to transfer? हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में 1 कूलाम का चार्ज ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे? टोटल चार्ज बेटा आपका कितना है? 1 कूलाम। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल आपसे पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। अब आपको क्या करना है? अब आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है? देखिए, Q इज इक्वल्स टू NE, N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? Q अपॉन E, दैट इज 1 कूलाम, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सॉल्व किया तो 1 अपॉन 1.6 आ गया, इंटू 10⁻⁹ से ये नीचे से ऊपर गया तो क्या हो गया? 10⁻⁹ हो गया। 1 में 1.6 का डिवाइड करेंगे तो 1.625 इंटू 10⁻⁹ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से पॉइंट को इधर शिफ्ट किया, 1.25 इंटू 10⁻, क्या आ गया? 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका क्या आ गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इतने इलेक्ट्रॉन भैया ट्रांसफर करने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे सर ये पॉइंट का क्या सिस्टम है? तो भैया पॉइंट का सिस्टम ये है, 0.625 है, यहाँ पर 10⁻⁹ लिखा हुआ है। तो पॉइंट को जब आप राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो जितने पॉइंट पर शिफ्ट करेंगे उतना आपका ये 10 जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब उतनी टाइम्स आपकी पावर कम हो जाएगी। और अगर राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो उतनी बार पावर बढ़ जाएगी। इसका कारण ये होता है, जैसे 0.625 इंटू 10⁻⁹ है, आपने क्या किया? 10 से डिवाइड किया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6.25, और 10 से इसमें डिवाइड कर दिया तो भैया कितना हो जाएगा? इस तरीके से होता है। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, खुद ही आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्यों पावर इधर उधर कम ज़्यादा हुआ। वैसे 11th में इतना सीखा होगा आई थिंक। ठीक है, तो समझ में आया भैया? तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जब चार्ज का ट्रांसफर किया जाएगा, तो चार्ज का ट्रांसफर जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में किया जाएगा तो हमेशा वो इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स में जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं वे ऑफ चार्जिंग। वे ऑफ चार्जिंग, वे ऑफ चार्जिंग। अब वे ऑफ चार्जिंग का मतलब क्या हुआ? किस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो भैया वे ऑफ चार्जिंग में पहला तरीका है बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन। दूसरा तरीका है कंडक्शन। थर्ड वे है आपका कनेक्टिंग थ्रू अ बैटरी। कनेक्टिंग थ्रू अ बैटरी, एंड फोर्थ इज कनेक्टिंग थ्रू अ बैटरी, एंड फोर्थ इज इंडक्शन। ठीक है, फोर्थ इज इंडक्शन। तो अब यहां पर क्या होगा? अब यहां पर बात समझिए, बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ? जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं, जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से ऐसे ऐसे क्या करते हैं? रब करते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है। तो एक ऑब्जेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है, तो
जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है और जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन जाता है उसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम कहें कि ये ऑब्जेक्ट है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन थे, 100 प्रोटॉन थे, इसके पास भी 100 इलेक्ट्रॉन थे और 100 क्या थे, प्रोटॉन थे, दोनों न्यूट्रल है। सेम भैया इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है दोनों में, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएंगे। ये भी क्या है, न्यूट्रल है। अब दोनों को रब किया, दोनों को रब कर दिया, तो रब करने पर क्या होगा, मान लेते हैं 50 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया यहाँ से यहाँ। अब इसके पास कितना बचा भैया, 50 इलेक्ट्रॉन बचा और 100 प्रोटॉन बचा, और इसके पास क्या हो गया, 150 इलेक्ट्रॉन बचा और 100 प्रोटॉन बचा। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो भैया 50 इलेक्ट्रॉन 50 प्रोटॉन को तो बैलेंस आउट कर देगा। एक्स्ट्रा में कितने प्रोटॉन बचेंगे, एक्स्ट्रा में बच जाएंगे 50 प्रोटॉन, जिसकी वजह से ये पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर कैसे चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज अपीयर होना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा। क्यों निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 150 इलेक्ट्रॉन है और 100 प्रोटॉन है, तो 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन को तो बैलेंस आउट कर लिए, लेकिन 50 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है उसकी वजह से इस पर क्या आने लगेगा, निगेटिव चार्ज आने लगेगा। ये दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएंगे, ये दोनों ऑब्जेक्ट आपके चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। दोनों ऑब्जेक्ट कैसे होंगे, इन्हें क्या कहेंगे, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, सेकेंड वे। सेकेंड वे में मैंने आपको बताया कंडक्शन, दूसरा क्या है, कंडक्शन। नंबर 2, कंडक्शन में क्या होता है कि भैया जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है Q1, एक दूसरा है इसके ऊपर चार्ज है Q2, ठीक है, जब चार्ज कर रहे हैं ना, तो इसको आप अभी क्या कीजिए, इसको अभी आप अनचार्ज लीजिए। इसको अभी आप अनचार्ज लीजिए, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ज़ीरो है। अब क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को इससे टच करा करके हटा दिया, इसको ले जा करके ऐसे आए और ऐसे टच कराया, टच करा के हटा दिया। तो टच करा करके हटाने पर क्या होगा कि इसका कुछ चार्ज कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है यार, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, यानी इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की भूख है कि लाओ हमको इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, है, तो मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। और जब हम इससे टच करा देंगे इसको, तो इसमें से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को चूसना स्टार्ट कर देगा, खींचना स्टार्ट कर देगा। तो वैसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा। तो अब जब इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, कुछ हिस्सों में पॉजिटिव चार्ज, मतलब कुछ हद तक पॉजिटिव चार्ज हो आ जाएगा। अब टच करा के आपने हटा लिया तो ये भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब अगर बात कही जाएगी यार दोनों के ऊपर चार्ज कितना होगा, तो भैया इसके पास चार्ज कितना था Q1 और इसके पास चार्ज कितना था 0/2, दैट इज Q1/2 चार्ज आपका इसके ऊपर हो जाएगा और Q1/2 चार्ज इसके ऊपर भी हो जाएगा। अब इसी तरीके से मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर Q1 चार्ज है और दूसरे के ऊपर Q2 चार्ज है, किसी भी तरीके का, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जब इसको टच करा करके, इसको आप टच करा करके हटाएंगे तो दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा वो Q1 + Q2/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फाइनल चार्ज आपका दोनों पर ये आ जाएगा। ठीक, फाइनल चार्ज आपका ये आ जाएगा। तो इस मेथड को कहते हैं कंडक्शन। इस मेथड को क्या कहते हैं बेटा, कंडक्शन। कंडक्शन वाले मेथड में क्या कराना पड़ता है, टच कराना पड़ता है। और इसमें जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो चार्जेस का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है
ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ऐसे फैला देना चार्जेस का, इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, सॉरी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक बार पुनः फैला देना, ठीक है, पुनः यानी बार बार। तो अभी तो क्या है, पहली बार जब किया गया तो डिस्ट्रीब्यूशन था, जब टच करा के हटा दिया गया तो क्या किया गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो इसमें जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो कैसा होता है, परमानेंट होता है। मतलब ऑब्जेक्ट को अगर टच करा के हटा लिया तो ऐसा नहीं है कि चार्ज जो रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो टच करने के साथ साथ हुआ है और हटाने के बाद गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टच करने के साथ साथ तो चार्ज रहेगा ही और हटाने के बाद भी चार्ज प्रेजेंट रहेगा। तीसरा तरीका है आपका, थर्ड वे है आपका कनेक्टिंग अ बैटरी। कोई ऑब्जेक्ट है यार, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया चार्ज इसलिए हो जाएगा क्योंकि बैटरी का एक टर्मिनल क्या होता है, निगेटिव, और एक टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव। तो एक टर्मिनल निगेटिव और एक टर्मिनल पॉजिटिव होने पर जब आप इससे कनेक्ट करेंगे किसी बैटरी को या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी कंडक्टर को, तो उसमें जो निगेटिव टर्मिनल से जो पॉइंट कनेक्ट होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और प्रोटॉन, तो ये वाला पॉइंट इसका पॉजिटिव की तरह बिहेव करने लगेगा और ये वाला पॉइंट इसका निगेटिव की तरह बिहेव करने लगेगा। और इसी तरीके से वो ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट एक चार्ज ऑब्जेक्ट की तरह काम करने लगेगा। कहने का मतलब ये है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक, तो ये वाला एंड पॉजिटिव से कनेक्ट है और ये वाला एंड निगेटिव से कनेक्ट है। तो ये वाला एंड भी क्या हो जाएगा, एज अ पॉजिटिव वर्क करने लगेगा और ये वाला एंड भी क्या होगा, निगेटिव की तरह। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये वाला एंड इसका पॉजिटिव एंड हो जाएगा और ये वाला एंड इसका निगेटिव एंड आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बिहेव करना शुरू कर देगा पॉजिटिव एंड निगेटिव में, ठीक है। अगली बात करते हैं जो फोर्थ है, इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन में मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो कि चार्ज है, इसने एक ऑब्जेक्ट के पास हम इसको ले गए, इसको अभी दूर रखा है, जैसे इसके पास ले गए टच नहीं कराया, टच नहीं कराया, तो टच नहीं कराने पर क्या होगा कि ये पॉजिटिव ले गए, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके अंदर जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, मतलब रिपेल करेगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर निगेटिव निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर निगेटिव निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, ये इंडक्शन, इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। इस मेथड को क्या बोला जाता है, इंडक्शन। लेकिन ये क्या होता है, नॉन परमानेंट होता है। ये क्या होता है, नॉन परमानेंट होता है। नॉन परमानेंट का मतलब अगर आप इसको ले जा करके दूर हटा लोगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगेगा। किसकी तरह काम करने लगेगा, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर आप इसको दूर हटाते हो, दूर हटा लोगे तो ये एक नॉर्मल की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा, यानी इसके ऊपर जो चार्जेस आएंगे निगेटिव पॉजिटिव ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इंडक्शन कहा जाता है। तो चार्ज, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए, कोई भी बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या किया जाता है, इन चार तरीकों का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। इन चार प्रकार की चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है। अब बात आती है कि जो कागज होता है, जैसे ये स्केल है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर पूरा स्प्रेड हो गया हमारे सर से घिसने के बाद। फिर हम कागज के पास ले गए, कागज क्यों चिपक गया, ये तो चार्ज नहीं था इसके ऊपर, तो कोई निगेटिव चार्ज नहीं था। जब हम कागज के पास ले गए तो इंडक्शन के मेथड से यहाँ 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 क्या आ गया, यहाँ यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस चार्ज आ गया और नीचे क्या आ गया, प्लस प्लस चार्ज आ गया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया स्केल की तरफ। तो ये तरीका होता है कागज में। अरे यार ये स्केल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, जब कागज के पास ले गए तो कागज का जो ऊपरी तल है, ऊपरी सतह सरफेस, ये निगेटिव हो गया इंडक्शन की वजह से, और नीचे वाला क्या हो गया,
पॉजिटिव हो गया, तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। तो अट्रैक्शन होने की वजह से ये कागज जो है जाकर के स्केल में क्या हो गया, चिपक गया। समझ में आई बात? तो अभी फिलहाल चार्ज में इतना ही पढ़ना था हम लोगों को। चार्ज में और भी चीज़ें हैं लेकिन उतना आपके लिए नीड नहीं है। सिर्फ चार्ज में अगर आप इतनी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो काफ़ी है आपके लिए। और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आएंगे कूलाम्स लॉ को लेकर के, फिर उसका नेक्स्ट टर्न इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसका नेक्स्ट टर्न इलेक्ट्रिक डाइपोल। 4 टर्न में ये 4 टॉपिक खत्म होंगे। तो आप आराम से बढ़िया डिटेल में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ो, नो प्रॉब्लम। सीबीएसई और यूपी बोर्ड का तो सिलेबस एकदम रिड्यूस हो गया, आईएससी का भी आया नहीं है तो बताया जाएगा क्या होगा। तो सीबीएसई और यूपी बोर्ड के तो सिलेबस में एकदम रिडक्शन हो गया, एकदम जबरदस्त तरीके से। तो कोई दिक्कत है नहीं, हम पूरा ही पढ़ेंगे। रिड्यूस हो गया भले हो गया, हम पहले ही बता देंगे नॉट इन सिलेबस, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर। ठीक है, पढ़ाऊंगा लेकिन सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और पुनः मिलेंगे किसी अन्य क्लास में।